हरि ओम मां नमः कालात्म ब्रह्मणे। छात्रों, आज का जो पाठ है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। जिस भी प्रकार की फलों की प्राप्ति हमने अब तक आपको बताई है, चाहे वह ग्रह योग से हों या ग्रहों के विशेष योग से हों, एक सामान्य होता है, दूसरा विशेष होता है। इन योगों के द्वारा जो शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति का जो काल है और इसका जो निर्धारण है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश है। और यह स्नातकोत्तर स्तरीय जो ज्योतिष पाठ्यक्रम बृहद जातकम है, इसका आज जो चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ है, यही महत्वपूर्ण है, जिसमें दशा अंतर दशा के ज्ञान की विधि एवं उनकी क्या क्या संज्ञाएं हैं, ये आपको हम आज बताएंगे। किसी भी काल के शुभ हो अथवा अशुभ हो, जब हम फलादेश की प्रक्रिया के अंतर्गत जाते हैं तो उन शुभाशुभ फलों के काल ज्ञान में दशाओं और अंतर दशाओं, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि का बहुत बड़ा ही महत्व है। आचार्य बराह मिहिर की 5वीं शताब्दी की एक पैनी दृष्टि थी अपनी। शुभाशुभ फल निर्माता तो जो न ग्रह हैं, वस्तुतः ग्रहों के द्वारा हम यह सूचना प्राप्त करते हैं कि अमुक काल हमारे लिए शुभदायक होगा या अमुक भाव से जनित जो फल है वो हमारे लिए शुभदायक अथवा अशुभदायक होगा। और इसका फल हमें कब मिलेगा? उनकी दशाओं अंतरदशाओं में। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम दशा अंतरदशा और उनकी संज्ञाओं के बारे में जानें। आए उद्देश्य की जहां तक वार्ता है, कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी परिपूर्ति होगी इस पाठ के द्वारा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयुर्दाय दशा के जो साधन विधि है इसके विषय में हम जान सकेंगे। ग्रह बलानुरूप दशाओं के विविध नामों से भी हम परिचित हो जाएंगे। साथ ही दशाओं के मध्य जो अंतरदशा साधन की प्रक्रिया है उससे हम अवगत होंगे या उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी हमें। साथ ही ग्रहों के नैसर्गिक काल दशा के विषय से भी हम परिचित हो सकें। इस प्रकार की एक बृहद परंपरा आचार्य बराह मिहिर ने यहाँ पे निदर्शित की है। आए सबसे पहले हम देखें कि जो दशा का क्रम का परिज्ञान है, उस प्रसंग में आचार्य बराह मिहिर क्या कहते हैं। आचार्य क्या कहते हैं आप देखें। उदय रवि शशांक प्राणी केंद्रादि संस्था प्रथम वयसी मध्ये अन्ते च दद्युः फलानि नहि न फल विपाकः केंद्र संस्थाद्य भावे भवति ही फलपक्ति ही पूर्वम आपो क्लिमे पीवा। ऐसा आचार्य कहते हैं। अर्थात इसका आशय क्या हुआ, इसकी यदि व्याख्या, इसका अन्वय आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी व्याख्या की चर्चा करें, कहा लग्न सूर्य चंद्र इन तीनों में जो सर्वाधिक बलवान हो उस ग्रह की सर्वप्रथम दशा होती है, और उसके बाद लग्न सूर्य चंद्र और केंद्र स्थित ग्रहों की दशा तथा उसके बाद पणफर स्थित ग्रहों की दशा और सबसे अंत में आपोक्लिमस्त ग्रह की दशा होती है। आयु के प्रथम खंड में केंद्र स्थित ग्रहों की दशा फल, साथ ही आयु के मध्य खंड में पणफरस्थ ग्रहों की दशा फल तथा आयु का जो अंतिम खंड है इसमें आपोक्लिमस्त ग्रहों का दशा फल विशेष रूप से प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। आचार्य ने बहुत प्रकार से साधन किया हुआ है। आयु का साधन महाविदशा वर्ष है, कितने वर्ष में। अब यहां दशा ज्ञानार्थ एक उदाहरण लेकर के श्लोक में निहित जो भाव है उससे आपको अवगत कराते हैं। प्रस्तुत कुंडली आप देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। अब इसमें गुरु षष्ठ भाव में धनु राशि का है, राहु तृतीय भाव में है, सूर्य उच्च का होकर के दशम भाव में विद्यमान है, मंगल शनि केतु नवम भाव में है, बुध और शुक्र एकादश भाव में और चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा हुआ है। देखें इसके फलों के बारे में, तो देखें ये हाईलाइटेड करके आपको दिखाया भी जा रहा है इसके भाव। यहां पर सूर्य से केंद्र में केवल लग्न है, अतः लग्न की दशा ही होगी।
जब हम इसका विचार करते हैं, क्योंकि लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों में सूर्य उच्चगत होने के कारण क्या है, सर्वाधिक बलशाली है, जैसा कि श्लोक में बताया गया था। तो सर्वप्रथम दशा जो होगी वो सूर्य की होगी, उसके बाद सूर्य से केंद्र स्थित ग्रहों की दशा, उसके बाद सूर्य के पण स्थित ग्रहों की दशा और आपोक्लिमस्त ग्रह की दशा भी होगी। आयुर दशा में लग्न की भी दशा होती है, क्योंकि लग्न के से भी आयु का साधन किया गया है। इस प्रकरण में यहां आप देखें, सूर्य के केंद्र में केवल लग्न, सूर्य से केंद्र में केवल लग्न है, अतः लग्न की दशा भी होगी यहां पे। अतः सूर्य से पणफर में बुध और शुक्र है, अतः इन दोनों की भी दशा पहले होगी। इसके लिए यदि हम और विशेष निर्धारण करेंगे दशा क्रम और दशा वर्ष, तो वो आप देखें कि उसकी स्थिति कैसे होगी। केंद्र, पणफर और आपोक्लिम स्थान के आचार्य कहते हैं आगे कि आयु कृतम जे नहिजत तदेव कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पूर्वम साम्ये बहूनाम बहुवर्षदस्य तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्य। अब आचार्य यहाँ क्या कहते हैं, कहते हैं कि आयु के दशा वर्ष का जो साधन यहाँ पे किया गया है, तो उस ग्रह की कितनी दशा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस प्रसंग में कहते हैं कि यदि सूर्य की आयु दशा शुद्ध क्षेप द्वारा 10 वर्ष 10 मास 23 दिन आती है, तो उसकी दशा 10 वर्ष 10 मास 23 दिन ही होगी। इसी प्रकार से आचार्य यहाँ ज्ञात करने की विधि में कहते हैं कि लग्न, सूर्य और चंद्र के केंद्रादि स्थानों में यदि अधिक ग्रह हों तो उनमें से सर्वाधिक जो बली ग्रह है उसकी दशा होगी। उसके बाद उससे जो न्यूनतम बल ग्रह कारक ग्रह है उसकी दशा होगी। अंत में अल्प बल कारक जो ग्रह है उसकी दशा होगी। यदि दो या बहुत सारी ग्रह बल में समानता हो तो उसमें जिसका अधिक वर्ष है उसको ग्रहण करना चाहिए, और उसके बाद उसकी अग्रिम दशा क्रमशः बढ़ती जाती है। ये एक कल्पित उदाहरण जो पूर्व में दिखाया गया है उसमें देखें आप, उसके दशा चक्र पे आप विशेष रूप से ध्यान दें तो सूर्य, लग्न, शुक्र और बुध, यह एक क्रम बन रहा है यहाँ पे। साथ ही आपोक्लिमस्त चंद्र, मंगल, गुरु, शनि के षड्बलों का भी वर्ग देखेंगे। यहाँ पे बलों के आधार पर यह निर्धारित होगा कि किस ग्रह की दशा कब, कैसे और कितने वर्ष प्रमाण की होगी। ये जो कल्पित उदाहरण हमने पूर्व में आपको दिखाया था उसके द्वारा यहाँ दशाक्रम ग्रहों का और वर्षादि चक्र कैसे होगा ये दिखाया। प्रस्तुत चक्र में आप देखें, सूर्य का 10 वर्ष 10 माह 23 दिन, लग्न का 6 वर्ष 11 माह 5 दिन, इसी प्रकार शुक्र का 6 वर्ष 2 महीना 15 दिन, इसी प्रकार बुध, मंगल, चंद्र, शनि और गुरु की बलाबल क्रम के अनुसार जैसा श्लोकोक्त प्रक्रिया है तदनुसार यहाँ दशाओं का आनयन इसी क्रम में किया जाएगा, जिनके मास वर्षादि का भी प्रमाण आपके समक्ष बताया गया। छात्रों, जब हम महादशा वर्ष के साधन कर लेते हैं, जिसको दशा वर्ष की संज्ञा आचार्य बारहमिहिर देते हैं, उसके बाद एक क्रम आता है अंतरदशा साधन प्रक्रिया की। जो ग्रह के महादशा के मध्य में किन किन ग्रहों की कितने कितने कालखंड की अंतरदशा होगी और उसका साधन किस प्रकार से किया जाए, इसके विषय में आचार्य बारहमिहिर कहते हैं। देखिए श्लोक कि एकर छगो अर्धम अपहृत ददाति तु स्वम त्र्यंशम त्रिकोण गृहघ स्मरगः स्वरांशम पादम फलस्य चतुरस्र गतः सहोरा त्वेवं परस्परगता परिपाचयन्ति स्थानन्यथानि सवर्णयित्वा सर्वाण्यतश्छेद विवर्जितानि दशाब्द पिंडे गुणना यथासम छेदस्तदैक्येन दशा प्रभेदः। आचार्य यहाँ पे क्या कहते हैं कि दशापति क्रम के साथ युक्त या अन्य ग्रह हो या वह दशापति के वर्ष प्रमाण का आधा हरण कर लेता है, इसी स्थिति में अर्थात आरंभ से आधे काल तक वह अपना फल संयोग जन्य फल प्रदान करता है। दशापति ग्रह से त्रिकोणस्थ ग्रह दशापति के तृतीयांश भाग का हरण करके अपना फल प्रदान करता है। साथ ही
दशापति से सप्तमस्थ ग्रह दशापति के सप्तमांश भाग का हरण करके अपना फल प्रदान करता है, अर्थात दशापति ग्रह से चतुर्थ एवं अष्टमस्थ ग्रह दशापति के चतुर्थांश भाग का हरण करके वह भी अपना फल प्रदान करता है। एक उदाहरण देखें यहाँ पे, अंतरदशा विभाग का यह चक्र है जिसमें दिखाया गया है कि हरण कौन कितना करता है और कहाँ से करता है। तो दशेश से के साथ जो ग्रह है यहाँ था, दशेश से त्रिकोणगत ग्रह तृतीयांश, दशेश से सप्तमस्थ ग्रह सप्तमांश, साथ ही दशेश से चतुर्थस्थ एवं अष्टमस्थ ग्रह चतुर्थांश भाग का हरण करती हैं। अब इस उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ आपको दिखाया गया है, जो पूर्व में उदाहरण अनीत है उसके अनुसार भी यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या निकलेगा। जो निर्गलितार्थ है, जो मुख्यांश है वो ये है कि ये तमाम स्थितियों को देखने के बाद सूर्य की महादशा में केवल त्रिकोणस्थ बृहस्पति तथा चतुर्थस्थ लग्न की ही अंतरदशा होगी। अतः इसी प्रकार की अंतरदशा क्रम को भी यहाँ पे लिखने की प्रविधि का वर्णन किया गया है और इसी के अनुसार अंतरदशा क्रम अपने कालखंड के अनुसार सभी ग्रहों का यहाँ पे निरूपित किया गया है। मित्रों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि स्थितियों के अनुसार दशाओं की संज्ञाएं क्या हैं। ये तो एक दशा का सामान्य परिचय मैं आपके समक्ष रखते जा रहा हूं। अब जब इसका आनयन करते हैं तो अंतर दशा क्रम एवं वर्ष साधन के क्रम के पहले के बाद जो स्थिति आती है वह ग्रह स्थिति के अनुरूप दशाओं के संज्ञाओं के बारे में, जो प्रमुख है, जिनसे भाव के उत्पन्न फलों का निदर्शन भी किया जाता है। इस प्रसंग में आचार्य कहते हैं क्या कि सम्यक बलिनः स्वतुंग भागे संपूर्ण बल वर्जितस्य रिक्ता नीचांश गतस्य शत्रु भागे गियनिष्ठ फला दशा प्रसूतो भ्रष्टस्य तुंगद वरोहि संज्ञा मध्या भवेत् सा सुहृदुच्च भांसे आरोहिणी निम्न परिच्युतस्य नीचारि भांसे अधमा भवेत् सा नीचारि भांसे समविस्थितस्य षष्ठे गृहे मिश्र फला प्रतिष्ठा संज्ञान रूपाणि फलानि चैषम दशासु वक्ष्यामि यथोपयोग्यम। ये आचार्य ने इस बड़े श्लोक में बड़ी ही निपुणता के साथ जन्मकालिक स्थितियों के अनुसार दशाओं की जो संज्ञाएं होती हैं, अर्थात जो संज्ञा होगी तदनुरूप ही उसकी फल की भी प्राप्ति होगी। तो किस दशा में कौन सी और क्या फल होगा, इसको बताने के लिए आचार्य कहते हैं कि चारों बलों से युक्त ग्रह की अथवा उच्च राश्यादिगत ग्रह की जो दशा होती है उसकी जो संपूर्ण वह जो दशा काल होता है उसको संपूर्ण दशा नाम की संज्ञा दी गई है। साथ ही बलहीन ग्रह की अर्थात नीच नवांशगत ग्रह की जो शुभ अशुभ क्षेत्रगत शत्रु क्षेत्रगत जो ग्रह की दशा होती है उसकी नाम रिक्ता संज्ञा देते हैं। अब संज्ञाओं के अनुरूप यहाँ क्या कहते हैं देखें आप कि अपने ऊंच स्थान से नीच राशि की ओर जाने वाले ग्रह की दशा क्या कहलाती है, अवरोहिणी, अर्थात जो ऊंच से नीच की तरफ बढ़ रहा है। यही अवरोहिणी संज्ञा ग्रह यदि अपने मित्र नवांश में उच्च नवमांश में या अपने नवमांश में हो तो उसको मध्या नाम की संज्ञा देते हैं। साथ ही नीचस्थ ग्रह से ऊंच की तरफ जाने वाली दशा को अवरोहिणी दशा कहते हैं, ऊपर जो आरोहण होता है। यदि ग्रह अपने नीच नवांश में या शत्रु नवांश में स्थित हो तो वह अधमा नाम की दशा होती है, इसकी संज्ञाएं कहती हैं। इस अधम दशा में भी यदि शुभ ग्रहों के राशियों में स्थित हो, मित्र घर में हो, तो इसकी मिश्र संज्ञा आचार्य देते हैं। अन्य शेष ग्रहों की स्थितियों को फल को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये प्रसंग आचार्य कालानुरूप बताते हैं। वस्तुतः यहां देखें आप, अवरोहण का सामान्य अर्थ होता है चढ़ना या आगे बढ़ना। यदि ग्रह अवरोहिणी स्थिति में है तो स्वदशा में जातक को अवनति की ओर ले जाता है, साथ ही उच्च पद शुभ फल को प्रदान करता है। जो मध्या दशा है वो वस्तुतः मध्यम स्थिति को व्यक्ति के जीवन को बनाए रखता है, अर्थात मध्यम पद पे आसीन रखता है। अब
इस प्रकार की जो आरोहिणी दशा है उसमें क्या होता है, निम्न पद पर होते हुए भी उसके फल की उपपत्ति वहां पे होती है। मिश्र जो फलदा है वो मिश्रित फल, जैसे कि आप देखें इस चक्र में आपको दिखाया गया है दशाओं की क्या क्या कैसे संज्ञाएं होती हैं। आचार्य क्या कहते हैं कि संपूर्णा दशा रिक्ता, अवरोहिणी, मध्या, आरोहिणी, अधमा और मिश्र फला होती है। इसमें स्थिति क्या होती है तो सबको आपके चक्र के माध्यम से आपके समक्ष दिखाया जा रहा है कि जो चारों बलों से युक्त हो उच्चगत शुभ होती है, बलहीन नीचगत शत्रु क्षेत्रस्थ अशुभ होती है, उच्च से नीच राशि उन्मुख ग्रह शुभ होते हैं, मित्र नवांश अपने मित्र में रहने वाले मध्य होते हैं, नीच से उच्च राशि उन्मुख ग्रह शुभ और नीचांश अथवा शत्रु नवांश में वाले अशुभ और मित्र ग्रह अथवा शुभ ग्रह के स्थान में रहने वाले मिश्रित फल देते हैं। इस प्रकार से दशाओं की संज्ञाओं से जन्य शुभाशुभ फलों का ज्ञान भी इस पाठ का एक अभिष्ट प्रसंग है। मित्रों, आज यहीं विराम लेते हैं, पुनः अगले दिन मिलते हैं। शेष जो ग्रह के लग्न की जो शुभाशुभत्व दशा का निर्धारण है इस विषय को लेकर के। धन्यवाद।